Here is Shahid Ali along with the biology lecture. आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर आगाज़ करने जा रहे हैं. अगले चैप्टर का हम आगाज़ करेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, डेट इज़ चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस. तो ये चैप्टर नंबर 4 है. तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हम इसको यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे. आज यहाँ हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के इंट्रोडक्शन के अंदर हम आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का. तो सबसे पहले तो बायोकेमिस्ट्री इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन और इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो केमिकल प्रोसेसेस हुआ करते हैं, तो इनको जब हम स्टडी करते हैं, डेट बिकम्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that is called as biochemistry that deals with the chemical components of these biomolecules. और उसके साथ साथ वो तमाम प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पायरेशन है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, या ब्रेक डाउन हो रही है, डाइजेशन है, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, ये तमाम प्रोसेसेस इनको जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं तो ये बायोकेमिस्ट्री कहलाया करता है. तो एक तो ये हमारा इनिशियल कंसर्न, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है. देन स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इस बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है? सबसे पहला स्कोप तो ये है, सबसे पहला इसका किरदार तो ये है कि स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन. ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्ट्रक्चरल लेवल जब हम स्टडी करेंगे किस चीज़ से बने हुए हैं, तो हम आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, तो ये बने किस चीज़ से हुए हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से बॉन्ड्स, कौन कौन से इंट्रैक्शंस इनके यहाँ पाए जाते हैं, इसे हम स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे. और उसके बाद आगे फंक्शनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो याद रखिएगा, एक जानदार के अंदर, एक सेल के अंदर ऑलमोस्ट ओवर 1000 केमिकल रिएक्शन एक वक्त पे हो रहे होते हैं. तो लाइफ बेसिकली इन्हीं सीज लेस केमिकल एक्टिविटीज़, ना रुकने वाली केमिकल एक्टिविटीज़ इसका नतीजा है. अगर कहीं भी ये केमिकल रिएक्शन रुकेंगे तो ज़िंदगी जो है वो रुक जाया करती है. तो हम इन केमिकल रिएक्शंस को जब स्टडी कर रहे होंगे तो ये फंक्शनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे पहले बात हुई कि रेस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, डाइजेशन है, या मसल कॉन्ट्रैक्शन है, या रेस्पायरेशन, फिजिकल रेस्पायरेशन, गैशियस एक्सचेंज है. तो कोई भी जो है ना बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन अपनी फिजियोलॉजी को स्टॉप कर देगी, फंक्शनिंग को स्टॉप कर देगी, तो अल्टीमेटली वहाँ लाइफ रुक जाया करती है. तो सीज लेस यहाँ पे लिखा गया है, ना रुकने वाले केमिकल एक्टिविटीज़. देन अगर हम कंक्लूड करें तो यहाँ पर हमें टू अंडरस्टैंड द लाइफ, कंक्लूजन यहाँ पे ये आएगा कि हमें ये स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री ये है कि हमें लाइफ को अंडरस्टैंड करना है, और देयर शुड बी अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री. यहाँ पे हमने जो देखना है इस स्कोप के अंदर रहते हुए कि बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री. तो वो जो बेसिक नॉलेज है, इस बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को देखना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी कॉम्पोजिशन, और उसके साथ साथ इनके बनने का अंदाज़, कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस यहाँ पर जारी हुआ करते हैं सेल के अंदर. सेल लेवल पे यहाँ ख़ास तौर पे हमारे इस चैप्टर के अंदर बात की जाएगी, स्पेशली एट द सेलुलर लेवल. ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे यहाँ बात नहीं की जाएगी इस चैप्टर के अंदर रहते हुए. तो उसके बाद यहाँ एक डेफिनेशन आती है जी, मेटाबॉलिज्म एक टर्म आती है. सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस स्पेशली इन द सेल, सेल के अंदर होने वाले, अभी जो बात हो रही थी ओवर 1000 केमिकल रिएक्शंस अकर इन द सेल एट अ टाइम, उन सब को हम मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं सेल के अंदर. याद रखिएगा, सेल के बाहर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म नहीं कहते. तो मेटाबॉलिज्म दो किस्म का है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटामीन ब्रेक डाउन, एनामीन कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे एक एनालिसिस भी दिया गया. तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कैटाबॉलिज्म, तोड़फोड़ होगी. एनाबॉलिज्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. तो इसी लिहाज से कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव है, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव है. कैटाबॉलिज्म आम तौर पे एक्सोथर्मिक होता है, एनाबॉलिज्म जो है आम तौर पे एंडोथर्मिक होता है. तो कैटाबॉलिज्म इसमें रेस्पायरेशन है, केमिकल रेस्पायरेशन, और एनाबॉलिज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है ना वो आ जाया करती है.
इसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को अगर हम कैटेगराइज करें तो कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक भी हैं और इनऑर्गेनिक भी। हम जानते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस। यहाँ बड़ी अहम बात कि लाइफ जो है ना वो इटसेल्फ ऑर्गेनिक है, लेकिन यहाँ पर जो है लाइफ का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट, तो यहाँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑर्गेनिक भी होगा, इनऑर्गेनिक भी होगा। और अहम बात यह है कि लाइफ बेशक ऑर्गेनिक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो इनऑर्गेनिक है और वो पानी है, मोस्ट अबंडेंट। अभी हम इसके आगे परसेंटेजेस भी देखते हैं। देन अगेन सॉल्ट्स एंड गैसेस। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर 4 सबसे प्रोमिनेंट हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये 4 सबसे प्रोमिनेंट हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट। बाकी इसके साथ विटामिन्स आ जाएंगे, एंजाइम्स आ जाएंगे। एंजाइम आप जानते हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन मेजरली हम इनको 4 कैटेगरीज के अंदर ही तकसीम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आगे देखते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होगा विच इज़ द पार्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि जानदारों की कंपोजिशन का हिस्सा होता है। अब इसके अंदर इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जैसे अभी बात हो रही थी, पानी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 80% तक हमारी इस बुक के अकॉर्डिंग 80% तक बड़ा अहम ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ये। तो तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन इसी पानी के अंदर प्रोसीड हो रहे होते हैं। देन यहाँ अलॉन्ग विद वाटर सर्टन अदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इसी तरह साथ में एसिड्स हैं, बेसिस हैं, सॉल्ट्स हैं। इस किस्म की चीज़ें भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के तौर पे सेल के अंदर पाई जाती हैं। देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अदर देन वाटर, और उसके साथ साथ अदर देन इनऑर्गेनिक, तो ये सेल इनको सिंथेसाइज भी करता है, सेल इनको इनटेक भी किया करता है। तो आमतौर पे सेल इनको सिंथेसाइज कर रहा होता है, अकर नेचुरली ओनली इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन आज हम इनको प्रिपेयर भी कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड तो मेक 93% ऑफ ड्राई मैस ऑफ, सेल में से पानी निकाल दें तो बाकी जो मैटर बचता है उसमें 93% उसके अंदर ये पाया जाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जबकि रिमेनिंग 7% उसके अंदर कुछ अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक विटामिन्स, और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये एक किस्म का और एनालिसिस दिया गया है कि किस तरह से इनको हम मज़ीद एनालाइज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये 93% एंड 7%, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए अहम इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हैं। देन आगे एक बात लिखी गई है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं, याद रखिएगा इनमें मेजरली फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो चेंज होता है एक से दूसरे के अंदर। एल्डिहाइड से कीटोन बन जाएगा, कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, वहाँ से अल्कोहलिक बन जाएगा। तो मेजरली यही इंटर कन्वर्जन्स हो रही होती हैं, जैसे ग्लाइसरिक एसिड से ग्लाइसर एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप के अंदर मेजरली चेंजेस आया करती हैं, ग्लाइसरिक एसिड से ग्लाइसर एल्डिहाइड। अब दोनों के अंदर कार्बन की तादाद, दोनों के अंदर एटम्स और डिफरेंट एटम्स की तादाद सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन इन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक दूसरे से वेरी करता है। तो यहाँ एक टेबल दिया गया, परसेंटेज ऑफ मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ प्रोटीन्स, वो जो हम कहते हैं ना कि पानी के अलावा जो बाकी मॉलिक्यूल हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो उसमें जो ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल हैं तो वो प्रोटीन उसमें सबसे ज़्यादा है 50%। वो जितना भी ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल है ड्राई मैस का, उसमें 50% प्रोटीन है। अभी एक और तरीके से एनालिसिस दिया गया, न्यूक्लिक एसिड 18%, कार्बोहाइड्रेट 15% और लिपिड्स 10% पाए जाते हैं। तो सेल के अंदर ये कुछ यहाँ कंपोजिशन के हवाले से बातें की गई। डेट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन of biological molecule, chapter number 4, lecture number 1.